साइंस देखे जाने वाले वाकयात के बारे में बताती है, लेकिन उस बताने के लिए साइंस उन कॉन्सेप्ट्स को, कंजर्वेशन लॉज को और बहुत सारी ना देखी जाने वाली चीज़ों को, जैसा चार्ज या एनर्जी या इनको भी इस्तेमाल करती है। तो इनका कैसे इस्तेमाल कर सकती है, ये सवाल है। तो जवाब इसका ये है कि इन जो देखने भी चाहिए चीज़ें, उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ बयानात होते हैं साइंस में, और स्टेटमेंट्स का उनसे ताल्लुक़ है कि जो कि दिखाई देने वाली चीज़ों के बारे में स्टेटमेंट्स हैं, उनका ताल्लुक़ है। तो अगर दो स्टेटमेंट्स के दरमियान कोई ताल्लुक़ प्रूव्ड हो, जिसमें मैथमेटिकली प्रूव्ड होता है, ठीक है, तो वो उस प्रूफ का नाम लॉजिक है। और मैथमेटिक्स भी असल में लॉजिक की ही सिंबॉलिक फॉर्म है। और ये तो मैथमेटिक्स और साइंस के बारे में अलग अलग स्टेटमेंट हो गई। फिलॉसफी का रोल ये है कि फिलॉसफी ने इनके ताल्लुक़ के बारे में देखना है, मैथमेटिक्स को भी एक्सप्लेन करना है और साइंस को भी एक्सप्लेन करना है। और उस एक्सप्लेनेशन में ये बात शामिल है कि ये जो लॉजिक या मैथमेटिक्स हैं या जो प्रूव रिलेशनशिप्स हैं, इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी ये फिलॉसफी का इशू है कि सिर्फ ये इनके बारे में बुनियादी बात यह है कि वो इस्तेमाल होते हैं, या बुनियादी बात यह है कि वो इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। और ये फिलॉसफी का इशू है। और इसके बारे में भी मैंने आपको समझाना है कि ये शुड जो है ना, ये इस्तेमाल करना चाहिए। शुड की क्या क्या वजूहत है, हमें यहाँ इज़ क्यों नहीं कह सकते, शुड कहना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इज़ होगा तो फिर साइंस हो जाएगी। लॉजिक में तो सिर्फ शुड है, लेकिन अगर लॉजिक को ऑब्जर्वेशन के साथ कंसिस्टेंट होने को या कोहेरेंस को, साइंस की सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन तो नहीं हो सकती, लेकिन ऑब्जर्वेशन के साथ कंसिस्टेंसी को, कोहेरेंस एक बाकायदा टर्म है, को अगर लॉजिक के साथ मिलाया जाए तो फिर साइंस बनती है। तो ये तो है पूरे कोर्स में फिलॉसफी ऑफ साइंस में लॉजिक की हैसियत, और इस वजह से ही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि लॉजिक इसमें पढ़ाया जा रहा है, तो इस वजह से लॉजिक के बारे में जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो कि आमतौर पर हर जगह होती हैं कि मेजर प्रेमिस, माइनर प्रेमिस और कंक्लूजन, वो भी शामिल हैं। तो साथ साइंस में लॉजिक की हैसियत के अलावा खुद लॉजिक भी आप इस लेक्चर में सीखते हैं। तो और उसके लिए है कि अब मैंने जो बात की थी, अब मैं असल बात शुरू करता हूँ। वो ये है कि जो पहली बात मैंने की थी आउटलाइन में, वो यह है कि साइंस देखने वाले वाक्य, जो हमें वाकयात, इवेंट्स दिखाई देते हैं, उनको रिलेट करती है। साइंस ऑब्जर्वेशन की रिलेशनशिप है, ये मैं कह चुका हूँ। लेकिन इस रिलेशनशिप को इस्तेमाल करने के लिए, या इस रिलेशनशिप की बुनियाद पर असल में प्रिडिक्ट करने के लिए, यूज़ का मतलब है प्रिडिक्ट असल में, तो उसके लिए साइंस जो है ना, उन चीज़ों का भी इस्तेमाल करती है कि जो कि खुद देखी नहीं जा सकती। मसलन एनर्जी है, या कंजर्वेशन लॉज हैं, या चार्ज हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं। लेकिन जब साइंस का इस्तेमाल करती है तो उसका मतलब है साइंस इन्हें रिलेट करती है उन चीज़ों से जिनको आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप नहीं होगा, अगर ये नहीं, हम ये नहीं जो एनर्जी है, मिसाल के तौर पर ग्रेविटेशनल एनर्जी, अगर हम उसको मुख्तलिफ पोजीशंस के साथ रिलेट नहीं कर सकेंगे, तो फिर हम चेक कैसे करेंगे कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जो हम कह रहे हैं वो ठीक है? तो उसे चेक करने के लिए, और ये साइंस की तो खूबी है कि उसे चेक किया जा सकता है। तो चेक किया जा सकता है ऑब्जर्वेशन के साथ रिलेशन के ज़रिए, ठीक है। तो अब ये जो रिलेशंस होने चाहिए वो देखे वाली चीज़ों पर भी अप्लाई हो, और वो ना देखने वाली चीज़ों पर भी अप्लाई होने के काबिल होना चाहिए। तभी तो हम देखे जाने वाली और ना देखने वाली चीज़ों को का रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो रूल्स होते हैं जो कि देखे जाने वाली, ना देखने वाली चीज़ों पर अप्लाई हो सकते हैं, अगर आप इनकी तलाश में हैं, तो मिसाल के तौर पर एक रूल है कि 2 और 3 को जमा करें तो 5 आता है, ठीक है। अब ये सब देखे जाने के वालों के लिए ये इस्तेमाल हो सकता है। अगर 2 टेबल हो और 3 टेबल हो तो टोटल 5 टेबल होंगे। तो ये रूल दिखाई देने वाली चीज़ों के लिए है, दिखाई दे जाने वाले वाक़यात के बारे में है, और जो भी कुछ है, इसको डायरेक्टली भी इसकी एप्लीकेशन देखी जा सकती है। लेकिन इसकी एप्लीकेशन या इसका रूल का इस्तेमाल वहाँ भी कर सकते हैं कि जहाँ आप कहते हैं 2 एनर्जी और 3 एनर्जी, 5 एनर्जीज होती हैं, 2 रूल और 3 रूल, आप कहते हैं 2 कंजर्वेशन लॉ और 3 कंजर्वेशन लॉ, 2 इक्वेशन और 3 इक्वेशन मिलकर 5 इक्वेशन बनाती हैं। और साइंस के अंदर है, साइंस के बाहर तो आप फीलिंग तक के बारे में बात कर सकती हैं। तो ये रूल जो है ना, ये हर जगह अप्लाई हो सकता है, इवन साइंस के बाहर भी।
देखे जाने वाली चीज़ों के पे भी ना देखे वाले साइंस। तो ये जो रूल है ये, क्योंकि अगर प्रूव्ड है तो फिर ये लॉजिक है। तो ये लॉजिक लफ्ज़ का मैं तारुफ लफ्ज़ में लिखूँ। अब इस्तेमाल से सीखने की पहले कोशिश करें कि लॉजिक होता क्या है। बल इसके बाद मैं बाकायदा डेफिनेशन बताता हूँ, अगर आप डेफिनेशन के ज़रिए सीखने के आती हैं, ठीक है। अगर आप मिसालों से सीखना एक चीज़ है, वो भी आपको आना चाहिए। और अगर आप डेफिनेशन की तलाश में हैं तो मैंने इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लॉजिक की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने पेश कर दी है। और वहाँ लिखा यह है कि लॉजिक इज़ द स्टडी ऑफ द करेक्ट रीजनिंग स्पेशली एज इट इन्वॉल्व द ड्राइंग ऑफ इन्फेरेंसेज। थोड़ा सा मसला हो गया, रीजनिंग का लफ्ज़ मैंने डिफ़ाइन नहीं किया, इन्फेरेंस भी डिफ़ाइन नहीं किया, लेकिन असल में ये मेरी राइटिंग नहीं है, ब्रिटानिका की है। तो मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि ब्रिटानिका में ही इन्फेरेंस का जो लफ्ज़ है उसके बारे में जो वो मैं इन्फॉर्मेशन भी शामिल कर दूँ। तो इन्फेरेंस के बारे में, यानी जो इन्फेरेंस के बारे में होगा वही बात लॉजिक के बारे में भी होगा। उसके बारे में कहा यह है कि ये जो है ना, रूल गवर्न स्टेप्स फ्रॉम वन और मोर प्रपोजिशन स्टेटमेंट। तो ऑल इन ऑल ये सारी बातें अगर आपके लिए मैं ज़रा आसान करके पेश करूँ तो वो ये है कि लॉजिक जो है ना, पहले यहाँ फिर यहाँ से, लॉजिक जो है ना रूल्स हैं जो कि स्टेटमेंट्स, इनपुट स्टेटमेंट्स, प्रेमिसेस इनपुट स्टेटमेंट है, कुछ स्टेटमेंट को कुछ दूसरी स्टेटमेंट्स में जो कि आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं इनसे रिलेट करते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि जो रिलेट करते हैं वो असल में प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये तो ब्रिटानिका से जितनी मदद हो सकती थी कर दी, लेकिन बाद में अपनी एक्सप्लेनेशन साथ से जारी रखता हूँ और उसके लिए मैं अपने अल्फाज में अब बयान कर देता हूँ यही बात जो ब्रिटानिका में कही है। और आप चेक कर सकते हैं, ये ब्रिटानिका रेफरेंस के लिए है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इसे ज़्यादा आसानी से आपको समझा सकूँ। और मेरी कोशिश का आंसर यह है कि ब्रिटानिका की बात को मैंने इस तरह कहा है कि ये जो लॉजिक क्या है कि लॉजिक के जो रूल्स हैं, ये जो रूल का जिक्र ब्रिटानिका में या मैथमेटिक्स के जो रूल हैं वो स्टेटमेंट्स को रिलेट करते हैं। और जो रिलेशनशिप है ना वो प्रूव्ड होता है। और प्रूव्ड होने का मतलब ये है कि वो चेंज नहीं हो सकता। जो साइंस तो चेंज हो सकती है, लेकिन वो जो रूल्स है वो चेंज नहीं हो सकते। ये आपको अपना सीखना होगा साइंस और लॉजिक में क्या फ़र्क है। तो ये देखिए भी एक फ़र्क है साइंस और लॉजिक में। साइंस चेंज हो सकती है, सोचेंगे अब क्यों हो सकती है, कोर्स के दौरान ज़ाहिर है, लेकिन लॉजिक चेंज नहीं हो सकता क्योंकि प्रूव्ड है। और फिर दूसरी बात यह है कि साइंस पर अमल किया जाता है और लॉजिक पर अमल करना चाहिए। इसमें यह नहीं है कि लॉजिक पर अमल करने के मामले में कि ये इंसान के पास चॉइस है कि अमल करे ना करे, ठीक है, या उसे दलील, साइंस में भी खैर चॉइस तो नहीं होता कि अमल करे ना करे, लेकिन साइंस में दलील देना पड़ती है ऑब्जर्वेशन की वजह से कि ये ठीक है। लेकिन लॉजिक को ऑब्जर्वेशन से दलील देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ फ़र्क है लॉजिक और साइंस में। इसी बात को मैं जारी रखता हूँ कि मिसाल के तौर पर ये लॉजिक है या मैथमेटिक्स है, ये रिलेशनशिप है, लॉजिक और मैथमेटिक्स का रिलेशनशिप है, टेक्निकलिटी है। बर्ट्रैंड रसल ने इसके ऊपर पूरी किताब है कि मैथमेटिक्स भी ही लॉजिक्स की ही सिंबॉलिक फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो है ये मैथमेटिक्स मैंने कह दिया, लॉजिक की मैथमेटिक्स लॉजिक की मिसाल है, 2 + 3 5 होते हैं। अब ये जो है ना, ये जो पीछे लिखा है अनलाइक मार्केबल चॉइस, मेकेबल चॉइस, ये नहीं है कि ये लोगों के पास चॉइस हो कि वो 2 + 2 5 कहते हैं कि नहीं कहते, या ये कि कभी कोई डिमांड करे 2 + 3 5 को इस्तेमाल करने से पहले कि देखें कितने लोग 2 + 3 5 के हक में वोट देते हैं और कितने लोग 2 + 3 5 के खिलाफ वोट देते हैं। ऐसी कोई जरूरत नहीं है, किसी ने नहीं कहा और कोई ज़रूरत नहीं महसूस करता और कभी कहा नहीं। और अगर कोई इस तरह कर भी लिया जाए सर्वे तो उसका कोई फ़ायदा कोई शुमार नहीं करेगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि 2 + 3 सर्वे से पहले लोग इनसे पहले ही प्रूव्ड है और ये इस्तेमाल करना चाहिए। करते ना करते, जो नहीं करे उसकी गलती है, क्योंकि ये इस्तेमाल करना चाहिए। और चाहिए के लिए कोई ऑब्जर्वेशन से दलील लाने की भी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यह लॉजिक है। साइंस को भी मानना चाहिए, वो भी अब चाहिए भी कह सकते हैं, चाहते भी हैं, वो दोनों तरह की ओपिनियन है। लेकिन वहाँ साइंस में ऑब्जर्वेशन से अगर चाहिए भी तो ऑब्जर्वेशन से दलील की वजह से चाहिए, लॉजिकली ऑब्जर्वेशन से दलील लाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो ये जो लॉजिक है, ये 2 + 3 5 है, ये लॉजिक की सादा तरीन मिसाल है। ये साइंस में नहीं है, ये फ़िलहाल 2 + 3 मैथमेटिक्स में है।
और अभी तक मैंने उस पर डिपेंड किया है जो कि आपको पता है। लेकिन अब लॉजिक के नाम पर मुझे वो बातें बतानी हैं जो कि आपने अभी तक सुनना पड़ी, जो कि मैथमेटिक्स में नहीं है, ठीक है। वो एक नई बात है लेकिन में, और जो लॉजिक है वो साइंस में भी नहीं है, और अगर सिंबल में कन्वर्ट नहीं किया तो लॉजिक मैथ में भी नहीं है। वो किस सब्जेक्ट में हो सकता है? तो वो हो सकता है फिलॉसफी में। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक भी फिलॉसफी की 4 मेजर ब्रांचेज हैं, उनमें से एक लॉजिक है। अच्छा, अब लॉजिक क्या है? अब ये मैं अपने अल्फाज में तो मैंने बता दिया कि लॉजिक जो है ना वो स्टेटमेंट्स के दरमियान प्रूव्ड रिलेशनशिप है। अच्छा, इसकी एक मिसाल तो वो दो और 3 और 5 ये वो हो गई, लेकिन वो तो पुराने लिए आपके लिए नई नहीं थी, और उसको आप कहेंगे वो तो मैथमेटिक्स था, लॉजिक नहीं थी। अगर लॉजिक कहेंगे इस लेक्चर में आ रहे हैं तो कोई नई चीज़ सीखे, तो ठीक है, नई चीज़ ये है जो कि मैथमेटिक्स में नहीं है, जो कि तारीख में शायद सबसे ये कम किताबी तारीख में मालूम है। लॉजिक की पहली कम मालूम मिसाल जो मुझे मालूम है वो मैं ऐसा कहता हूँ, वो ये कि अरिस्टोटल ने, जो कि वो ग्रीक जो थे ना यूनानी फलसफियों का 3 है, सुकरात, उनके शागिर्द अफलातून और शागिर्द अरस्तु। अरस्तु ने मेटाफिजिक्स की किताब में, ये मेटाफिजिक्स क्या है मुझसे अलग पूछ सकते हैं आप, ठीक है, उसमें एक रूल लिखा कि जिसको आज अल्फाज में, वहाँ उसके अल्फाज वो तो ज़ाहिर ग्रीक में थे और फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी अल्फाज मुख्तलिफ थे, मैं उसको सादा करके अपने अल्फाज में और आज मैथमेटिक्स के हमारे तजर्बे की मदद से, सेट थ्योरी के तजर्बे की मदद से मैं इसे शायद कुछ आसान अल्फाज में कह सकता हूँ। लेकिन बात वही रहेगी जो अरस्तू ने कही थी, वो ये है कि अगर एक रूल हम एज्यूम करें, ये लफ्ज़ एज्यूम वैसे बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन इस पर बाद में आइएगा। फिलहाल आप इसे कहेंगे अगर एक रूल है जो कि एक सेट के लिए है तो वो उसके पार्ट्स के लिए भी प्रूव्ड है, यानी असल में सेट और पार्ट के अंदर रिलेशनशिप प्रूव्ड है, ये याद रखिएगा। क्या और चीज़ प्रूव्ड है, इस बारे में सवाल हो सकते हैं, मैं कुछ जवाब दूंगा, ठीक है। लेकिन अच्छा, अब इसकी मिसाल ये है कि अगर आपने एक असल लफ्ज़ एज्यूम ज़रूरी है, ठीक है, अगर आपने ये एक सेट के बारे में, और सेट है ऑल, तमाम ऑल मैन, तमाम इंसानों के बारे में, सेट के बारे में आपने एज्यूम किया है, ठीक किया गलत किया, ये लॉजिक का काम नहीं है, ठीक है। अगर आप मानते हैं कि तमाम इंसान मॉर्टल है, अगर आपको लफ्ज़ मॉर्टल का मतलब नहीं भी आता तो भी आप काम कर सकते हैं, पहले कोशिश करें, अगर काम नहीं, अगर बाद में जरूरत हुई तो मॉर्टल का मतलब मैं बता दूंगा, ठीक है, कि ये सेट है ऑल मैन, इसके बारे में अगर कोई रूल आप मानते हैं कि वो मॉर्टल है, ठीक है, उर्दू में कहेंगे फानी है, ठीक है, एक खास वक्त तक की हैं, तो साथ आप इसके कि रूल का जो पार्ट है ना, पार्ट है कि सोक्रेटिस कोई एक इंसान है, वो तमाम इंसानों का सेट उसका पार्ट है, ठीक है। आपने बता दिया सेट क्या है, पार्ट क्या है, तो जो रूल सेट के बारे में है, मॉर्टल होना, वो रूल उस सेट के पार्ट के बारे में भी प्रूव्ड है, अगर इफ बहुत जरूरी है, अगर आपने अज्यूम किया पहली दो बातें, सेट भी और उसका पार्ट भी, ठीक है। अच्छा, अब इसको पहले, इसके बारे में मजीद कमेंट से पहले मैं इसको थोड़ा सिंबॉलिक लैंग्वेज में कह दूँ कि जो मैं कहना सेट के बारे में जो कुछ एज्यूम किया, उसके लिए टेक्निकल ना मेजर प्रेमिस, वो इनपुट है। ये चीज़ आपको पता होनी, फिर आप काम करेंगे, ठीक है। और क्या आपको पता होना चाहिए, ये इनपुट है, ये मेजर प्रेमिस है, ये बड़ा सेट है, और फिर अभी सेट सिंबल में सोच सकते हैं क्या, मैं अभी जस्ट क्लिक करने लगा हूँ, आप सोचें कि क्या होगा, फिर उसके बाद अगली बारी क्या है, इसका पार्ट, तो पार्ट मैंने ये किया है, ठीक है। और पार्ट के लिए जो टेक्निकल टर्म है वो है माइनर प्रेमिस, ठीक है। ये असल में यहाँ 2 कलर की मुश्किल पड़ जाएगी, यहाँ मुझे ग्रीन कलर भी करना चाहिए और पिंक भी करना चाहिए था। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो माइनर प्रेमिस को मैं इस सेंस में मुझे ग्रीन करना चाहिए था, जो पार्ट ये है, छोटा है, इसके बारे में अगर आपने बता दिया कि इसका पार्ट है, तो जो रूल मेजर प्रेमिस के बारे में, पूरे सेट के बारे में है, वही रूल इस पार्ट के बारे में है, तो इसका मतलब रूल इस पार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। जब अप्लाई हो जाएगा तो इसका ग्रीन जो है ना कलर, ये रेड से कुछ मिलता जुलता है, पिंक हो जाएगा, और ये रिजल्ट है, और ये आउटपुट है, और उसके लिए टेक्निकल टर्म है कंक्लूजन। वैसे ये कंक्लूजन का लफ्ज़ आपके लिए नया नहीं होगा, लेकिन इनपुट के लिए जो प्रेमिस का लफ्ज़ है, सेट और उसका पार्ट, वो नया लफ्ज़ अब आपको सीखना होगा। मेजर प्रेमिस भी इनपुट है और माइनर प्रेमिस भी इनपुट है, और जो आउटपुट है वो कंक्लूजन है कि उस पर भी अप्लाई। अच्छा,
अब एक बात मैं बता दूं करने से पहले कि कुछ लोग हो सकता है साथ इसे कह रहे हो कि कुछ लोग इसको डिडक्टिव लॉजिक कहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये डिडक्टिव कहना गैर ज़रूरी है। मैं इसकी वजह, ये एक हिस्ट्री का मामला है कि कभी के ज़माने में डिडक्टिव कहना लोग ज़रूरी समझते थे, क्यों समझते थे, ये बात मैं बता सकता हूँ कि वो फ़र्क करने के लिए ना इंडक्टिव लॉजिक कहते थे, उससे फ़र्क करने के लिए कहते थे। तो मेरे ख्याल में इसको इंडक्टिव रीजनिंग कहना चाहिए, तो कोई फ़र्क करने के लिए किसी डिडक्टिव लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब इंडक्टिव रीजनिंग पढ़ाऊँ तो उस मौके पर मैं रिपीट, अगर याद रहा तो मैं आपको दोबारा याद करा सकता हूँ कि लॉजिक के साथ डिडक्टिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो असल में उन लोगों की वजह से कमेंट है कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अगर ना करते तो बेहतर है कि हम अगली स्लाइड पर डायरेक्टली चले जाते हैं, ठीक है। और अगली स्लाइड में ये है कि लॉजिक जो है ना, जो जिनको इसमें पिछली स्लाइड में एक लफ्ज़ था एज्यूम्ड, उस पर मुझे अलहदा से समझाने का टाइम नहीं मिला, तो मैं अब ये काम मैं इसमें करता हूँ, ठीक है। कि लॉजिक इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप को कोहेरेंस भी कहते हैं। कुछ ये टेक्निकल टर्म है, ये भी आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि ट्रुथ के बारे में कुछ थ्योरीज हैं जो मैं कोर्स में पढ़ाने का टाइम नहीं है मेरे पास। अगर आप मुझसे अलहदा पूछें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तो मैं बता सकता हूँ कि कौन कौन सी ट्रुथ की थ्योरीज हैं। उनमें से जो दोनों थ्योरीज हैं वो उनमें से एक थ्योरी में लफ्ज़ कोहेरेंस इस्तेमाल होता है। कोहेरेंस का मतलब है कंसिस्टेंट, यानी खिलाफ ना होना। तो इनपुट और आउटपुट एक दूसरे के खिलाफ नहीं होते, रिलेटेड होते हैं ना, तो रिलेटेड होते हैं, वो कोहेरेंट होते हैं, ठीक है। अब कोहेरेंट जो है वो मतलब एक रिलेशनशिप है, और जो रिलेशनशिप है वो इनपुट और आउटपुट का है, और वो रिलेशनशिप लॉजिक देता है, ठीक है। तो लॉजिक सिर्फ रिलेशनशिप देता है, याद रखिएगा। लॉजिक का काम ये नहीं है कि जिसको अपने इनपुट जो आपने दिया वो ठीक था गलत था, ये लॉजिक का काम नहीं है। ये लगे आमतौर पर बन गया कि किसी ने कहा ना मेरी बात बड़ी लॉजिकल है, तो आप फ़ौरन कह सकते हैं कि समझते हैं कि जी वो उसकी बात प्रूव्ड है। ये याद रखिएगा, लॉजिक किसी ट्रुथ का नाम नहीं है। लॉजिक ट्रुथ के बारे में स्टेटमेंट्स का रिलेशनशिप है। तो लॉजिकल कहने का डायरेक्टली मतलब ये नहीं है कि वो ट्रुथ भी हो गया। लॉजिक ने तो रिलेशन देना है, वो उस रिलेशन से ट्रुथ मिलता है कि नहीं मिलता, ये अगर आपसे ट्रुथ की तलाश में है, रिलेशन की तलाश में नहीं है, तो इस मिसाल पर गौर कीजिएगा कि यही जो मेरा ख्याल यही मिसाल दी थी मैंने पिछली साइड में, कि जो ये लॉजिक की मिसाल ये है कि तमाम इंसान मॉर्टल हैं। अच्छा, अब जो बात करने के लिए ना, क्योंकि मैं ट्रुथ की, तो मुझे लॉजिक मॉर्टल का मतलब बताना होगा। मॉर्टल का मतलब उन्होंने कभी ना कभी मर जाना है, ठीक है। तमाम इंसानों ने कभी ना कभी मर जाना है, ये आपने एज्यूम किया, और आपने एज्यूम किया कि सोक्रेटिस जो है ना वो इंसान है, तो रिलेशन तो हो गया, प्रूव हो गया कि सोक्रेटिस ने भी कभी ना कभी मर जाना है। लेकिन तो ठीक है, ये रिलेशनशिप है, बिल्कुल है, रिलेटेड है, लेकिन लेकिन क्या ये आपको सच मिल गया, या जो आपने मानना था वही सच दोबारा आया? तो जवाब यह कि जो आपने माना था वही सच दोबारा आ गया था। आपने माना था कि तमाम इंसानों ने मर जाना है, लॉजिक ने ये चेक नहीं किया। ये आपको लगता था, अगर आप ये सच की तलाश में, तो आपको लगता देखना चाहिए कि क्या ये सच है। और अब सब्र कीजिए, जरा मैं बात पहले शायद मुझे पहले कह देनी चाहिए थी, लिखी हुई है। सब्र करें उस वक्त में कि जब ये अरस्तु लिख रहे हैं और उनके उस्ताद के उस्ताद सुकरात जो है अभी जिंदा है, तो क्या ये ट्रुथ था कि तमाम इंसानों ने मर जाना है? जबकि से एक इंसान आपके सामने है, सोक्रेटिस अभी मरे नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका जो आपने इनपुट किया वो अपने तौर पर उसका ट्रुथ होना प्रूव्ड नहीं है। लेकिन ये टेक्निकल टर्म है, वैसे ये प्रूव ना भी हो तो हम लोग कहेंगे बड़ी रीजनेबल बात है। यहाँ पहली दफ़ा मैं कोर्स में लफ्ज़ रीज़न इस्तेमाल करूँगा। फिलहाल रीज़न के लफ्ज़ को ना मिसालों से सीखें, इसकी डेफिनेशन अगर मुमकिन हुई तो मैं बता दूँ, या ना भी करूँ तो इस्तेमाल से सीखें, ठीक है। ये रीजनेबल है, अकल में आती है बात कि तमाम इंसानों ने मर जाना है, लेकिन लॉजिक के मुताबिक ये बात अपने तौर पर कोई साबित शुदा नहीं है, ये कोई मैथमेटिक्स या थ्योरम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने इसका इस्तेमाल किया, अज्यूम किया, रिलेट किया, इस्तेमाल कर दिया, लॉजिक ने रिलेशनशिप दे दिया। लेकिन लॉजिक ने लॉजिक ने चेक नहीं किया कि जो आपने अज्यूम किया था वो ठीक था गलत था, ठीक है। अच्छा, इसमें तो वैसे आप कहेंगे कि जो ठीक है, हमने जो अज्यूम किया था वो सोच समझ कर ही अज्यूम किया था, और हमें पता है कि तमाम इंसानों ने मर जाना है। हमें टर्मिनोलॉजी में नहीं आता कि हम बता सकें कि किस वजह से पता है, लेकिन आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि ठीक है हमें पता है कि आता है। लेकिन आगे मैं एक मिसाल दे देता हूँ, ठीक है, कि आप देखें वो आपको पता है कि क्या पता है, ठीक है। आपने अज्यूम किया कि तमाम बिल्लियों की 7 टांगें होती हैं, और आपने अज्यूम किया कि ये मानो कैट है।
तो लॉजिक ने तो ये रिजल्ट दे देना है, क्योंकि जो आपने एज्यूम किया लॉजिक ने उसी का रिजल्ट दिखा देना है। रिजल्ट को कंक्लूजन कहते हैं, और इसका कंक्लूजन ये होगा कि मानो की भी 7 टांगे हैं, ठीक है। तो ये देख लें, ये लॉजिक है, लॉजिक और ट्रुथ दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ लॉजिक तो है, लेकिन क्या ट्रुथ है कि नहीं है, इसके लिए बात जारी रखें, ठीक है। और हम आमतौर पर आदी हैं सोचने के कि ट्रुथ की एक बड़ी बुनियादी मिसाल साइंस है। तो साइंस खाली लॉजिक नहीं है, साइंस लॉजिक है और ऑब्जर्वेशन के साथ कंसिस्टेंसी, कोहेरेंस टर्म है, वो भी होनी चाहिए। ये जो दूसरी मिसाल थी ना 7 बिलियन वाली, वहाँ लॉजिक तो था लेकिन वो साइंटिफिक स्टेटमेंट नहीं थी, क्योंकि उसमें ऑब्जर्वेशन के साथ कंसिस्टेंसी नहीं थी, और इस वजह से वो साइंटिफिक स्टेटमेंट इस वजह से नहीं थी, ठीक है। तो अब इस कोर्स पर आए, लॉजिक की एक मिसाल बता दी, लेकिन पूरा कोर्स तो साइंस के बारे में है। और साइंस जो होता है ना, साइंस में ऑब्जर्वेशन के साथ कंसिस्टेंसी या कोहेरेंस भी हासिल किया। ये साइंस के बारे में बातें आप, ठीक है, साइंस के अंदर का रिजल्ट नहीं है, ये ना फिजिक्स है, ना केमिस्ट्री है, ना बायोलॉजी है, ना कुछ है, ये साइंस के बारे में है। कुछ लोग कहते हैं कि साइंस में ऑब्जर्वेशन के साथ कंसिस्टेंसी हासिल की जाती है, ये एक तरह की फिलॉसफी है, फिलॉसफी ऑफ साइंस है। और दूसरी कैटेगरी ऑफ फिलॉसफी ऑफ साइंस ये है कि साइंस में ऑब्जर्वेशन के साथ कंसिस्टेंसी या कोहेरेंस हासिल की जानी चाहिए। तो ये दोनों तरह की एक्सप्लेनेशन हैं साइंस की, और साइंस की किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन हो वो फिलॉसफी ऑफ साइंस है। इस जो है साइंस में ऑब्जर्वेशन के साथ कंसिस्टेंसी तलाश की जाती है, ये भी साइंस के बारे में, ये साइंस का रिजल्ट नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में नहीं है, साइंस के बारे में। और साइंस के बारे में जितनी बातें हैं वो किस सब्जेक्ट में होंगी, सोचिए, ठीक है, वो फिलॉसफी ऑफ साइंस में होगी, वो साइंस में नहीं होगी। अगर आपने इज कहा है तो वो भी एक फिलॉसफी ऑफ साइंस है, और वो फिलॉसफी ऑफ साइंस की प्रैक्टिस को डिस्क्राइब करती है कि साइंस में ये होता है, तो कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी ऑफ साइंस। और अब कहें कि ये साइंस में ये होना चाहिए, तो ये प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी ऑफ साइंस है, प्रिस्क्राइब करती है। जैसे डॉक्टर एक दवाई प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि इसे आप खाना चाहिए, ये नहीं है कि आप खाते हैं ना खाते हैं आप। तो इस तरीके से जो साइंसदानों को काम करना चाहिए, जहाँ चॉइस ना हो वो शुड है, और जहाँ सिर्फ बयान करना है कि वो करते क्या हैं वो इज है। और ये दोनों साइंस को एक्सप्लेन करने के तरीके हैं, यानी दोनों फिलॉसफी ऑफ साइंस है। अच्छा, अब ये देखिए क्या है कि ये ख़त्म, अब ये बात जितना मेरा मैसेज था वो ख़त्म हो गया। और इससे पहले सिर्फ क्योंकि एक प्रॉमिस ये भी है कि इस लेक्चर ने आपको लॉजिक की टेक्निकलिटी सिखानी है, एक तो लॉजिक का साइंस के साथ रिलेशनशिप बताना है, वो तो असल मकसद है कोर्स के इस बात से। लेकिन क्योंकि लॉजिक के लिए भी अलग, और कुछ लोग कहेंगे लॉजिक पर सुन रहे हैं तो हमें लॉजिक के बारे में पूरा होना चाहिए। चलें, अगर आप ये कहते हैं तो एक ऐसी प्रैक्टिस कर लें कि आपको लॉजिक आया कि नहीं आया। इनपुट अपने एज्यूम किया कि ज़्यादातर किताबें जो फिलॉसफी की वो बोरिंग होती हैं, ज़्यादातर, ये लफ्ज़ है, मैं नहीं। और साथ आपने ये एज्यूम किया कि ये तो सेट के बारे में एज्यूम किया ना, ज़्यादा सेट में आप ऑल नहीं है, तमाम नहीं है, ज़्यादातर है, ठीक है, सोचिए, ठीक है। अच्छा, वो माइनर प्रेमिस जो सेट का पार्ट है वो आपने एज्यूम किया कि ये एक फिलॉसफी की किताब है। अगर आप ये कंक्लूड करें, ये रिजल्ट निकालें इन दोनों बातों से कि ये किताब बोरिंग है, तो क्या ये जो कंक्लूड करना है, ये देखिए लॉजिक जो है वो ट्रुथ नहीं है, ट्रुथ की दरमियान प्रूव रिलेशनशिप है। अब ये ना सोचिएगा कि ये बातें ठीक है कि गलत है, ट्रुथ है कि नहीं है, आप ये सोचें कि इनके रिलेशनशिप ठीक है इस दिन दो इनपुट और आउटपुट के दरमियान। और जवाब ये है कि रिलेशनशिप, अब सोचिए चंद सेकंड में आपके पास जवाब ये है, नॉट, रिलेशनशिप ठीक नहीं है। चाहे मतलब अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो कि मानते हैं कि ज़्यादातर किताबें फिलॉसफी की बोरिंग होती हैं, और ये आप मानते हैं कि ये फिलॉसफी की किताब है, और आप ये भी मानते हैं कि ये किताब बोरिंग है। मुझे असल में ये टाइपिंग में ना मुझे इस लेक्चर के बारे में कहना चाहिए था कि मेरा जो लेक्चर है ज़्यादातर फिलॉसफी के लेक्चर बोरिंग होते हैं, तो ये लेक्चर भी फिलॉसफी का है तो ये भी बोरिंग होगा। ये जो आपने रिलेशनशिप किया है ना, चाहे आप तीनों बातों को मानते हो, चाहे आप इस लेक्चर के बारे में भी कह दें कि ये बोरिंग है, लेकिन जो असल मेरा टॉपिक है रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप है वो लॉजिक है, और वो वैलिड लफ्ज़ है प्रूव्ड के लिए, वो प्रूव्ड नहीं है। और नहीं की वजह यह है कि बात जो
इन जो अज्यूम किया था वो तमाम किताबों के बारे में नहीं किया था, वो ज़्यादातर किताबों के बारे में किया था, ये ज़्यादातर लेक्चर के बारे में किया था। लेकिन ये किताब या ये लेक्चर जो है, ये हो सकता है वो ज़्यादातर बोरिंग में शामिल ना हो, ठीक है। तो इसकी वजह से ये आपने जो बात की थी वो प्रूव्ड नहीं थी, रिलेशनशिप प्रूव नहीं था। बाकी अपने बातें ट्रुथ थी हैं या नहीं है, ये अलग सवाल है, लेकिन लॉजिक ट्रूथ नहीं है। जो आपने एज्यूम किए ट्रूथ, उनके रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप इस मिसाल में गलत है। इसको तो लॉजिकली टेक्निकल ना वैलिड ये भी सीखिएगा। अब ये जो लॉजिक है ये वायलेट हुआ है और आपका जो रिजल्ट है वो रॉन्ग है, और रॉन्ग के लिए मेरा ख्याल है कहीं मैंने लिखा होगा अगर ठीक हो तो लॉजिकली वैलिड है, और अगर ये रॉन्ग है तो लॉजिकली इनवैलिड है। इसका मतलब है कनेक्शन ठीक नहीं है। तो अच्छा, एक बात है, मैंने कहा था लॉजिक और मैथमेटिक्स, वैसे तो रसल की पूरी किताब मौजूद है कि मैथमेटिक्स पूरा लॉजिक से ही डिराइव्ड है। अब वो तो मैं इस कोर्स में नहीं पढ़ा सकता, लेकिन एक मिसाल ज़रूर दे सकता हूँ। वो बड़ी बड़ी मुश्किल किताब है, वैसे मैं मानता हूँ, मैंने खुद भी पढ़ी नहीं है, और सुना यह है कि बड़ी मुश्किल है पढ़ने में। लेकिन कुछ जिन्होंने मैथमेटिक्स इस्तेमाल किया है वो खुद भी मिसालें सोच सकते हैं, गिवन के रिजल्ट, सिर्फ रिजल्ट पढ़ लें किसी भी इंसाइक्लोपीडिया वगैरह में कि रसल ने प्रूव किया था, उसकी मिसाल मैंने खुद सोची है, हर कोई सोच लेगा, ठीक है, बहुत जिसने मैथमेटिक्स इस्तेमाल किया है, कि अगर एल है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, और ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ये दो सिंबल के दर रिलेशनशिप है। अब इनमें से आप मुझे बताएं कि ये जो एक सेट के बारे में कौन सा, जो सेट के बारे में उसको मेजर प्रेमिस कहेंगे, और जो पार्ट के बारे में है वो माइनर प्रेमिस। तो सेट के बारे में क्या है, और जो 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 रिजल्ट निकालेंगे वो कंक्लूजन है, और वो आपने बताना है कि कंक्लूजन क्या है। अभी प्रैक्टिस है, चाहे आप ये वीडियो रोक कर देख लें, लेकिन मैं तो अब इंतजार नहीं कर सकता, मुझे तो बता, मैं सवालों के जवाब भी बता देता हूँ, ठीक है। आप चाहे रोकें, सोचें, फिर अगली बात चलें, ठीक है, लेकिन मुझे आंसर बताना है, मैं पर ज़्यादा टाइम नहीं रह सकता। वो ये कि ये जो सिंबल है ना, जो कि एल के तमाम वैल्यूज़ के तमाम, मैंने कहा वैल्यूज़, तो ये एक सेट के बारे में है, जिसकी टेक्निक कर रहा मैं मेजर प्रेमिस, ठीक है। और जो पार्ट के बारे में माइनर प्रेमिस, वो ये है, ये 3 एक पार्ट है, बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती थी। आज जब अब जो सेट के बारे में रूल है वही पार्ट पर अप्लाई किया, तो एल की जगह 3 लिख दिया, तो 3 सेंटीमीटर लिख दिया, तो क्या होगा 9 सेंटीमीटर, ये कंक्लूजन है। अच्छा, इस दौरान ये बार मैं कह रहा था कि ये जो तमाम के बारे में, तमाम जब मैं कहता हूँ कि तमाम के बारे में है, तो लाजमी नहीं है कि इंग्लिश में बस तमाम ही कहूँ, हो सकता है मैं कहूँ किसी भी एल के बारे में है। मैं ये कहूँगा मतलब ये कि हर एल के बारे में है। तो बात यह है कि मैं मुख्तलिफ अल्फाज में कह सकता हूँ, मतलब हर दफ़ा बड़ा सेट ही है, तो ये अल्फाज पर डिपेंडेंट अगर नहीं होते, टर्म है यूनिवर्सल स्टेटमेंट। उसके बाद कह दिया, चाहे अपने यूनिवर्सल स्टेटमेंट बुनियादी तौर पर तो ऑल कहना चाहिए, तभी यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, लेकिन यूनिवर्सल एक नई टर्म है। अगर किसी ने ऑल के बजाय ईच कह दिया है, एनी कह दिया है, हर कह दिया है, अगर मकसद पूरी हर चीज़ के बारे में बताना था ऑल के बता, तो स्टेटमेंट यूनिवर्सल ही होगी। और एक कोर्स में एक जगह पर है कि जितनी साइंटिफिक स्टेटमेंट होती हैं वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होती हैं, एक बड़ी अहम ओपिनियन है, लेकिन वो इस लेक्चर का टॉपिक नहीं है, और ये उसके बगैर भी लेक्चर ख़त्म हो सकता है। और ख़त्म हो गया तो कंक्लूजन ये है कि हमने लॉजिक की बोटेनिका से मत ली, लेकिन बार जो मैंने अल्फाज में डेफिनेशन बताई थी कि लॉजिक की डेफिनेशन ये है कि जो स्टेटमेंट एज्यूम करें उनके दरमियान अगर रिलेशनशिप प्रूव किया है तो उसका नाम लॉजिक है। ये लॉजिक की मेरी डेफिनेशन है, जो कि ब्रिटानिका से के मुताबिक से क्लैशिंग नहीं है, वही बात कही है, लेकिन ये अल्फाज मेरे अपने हैं, ठीक है। और लॉजिक जो है ना, वो तो है, वो तो मानने ना मानने वाली बात नहीं है, उन्हें तो मानना चाहिए। लॉजिक की हद तक तो शुड ही है, और ये शुड है, साइंस में तो इज होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, तो ये जो शुड है ये साइंस के अंदर तो नहीं हो सकता। लॉजिक साइंस का पार्ट तो नहीं है। लॉजिक का किस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाए, लॉजिकल एज सब्जेक्ट तो नहीं है, तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, फिलोसफी हो सकता है, और ये वो फिलोसफी जो कि साइंस नहीं है, ठीक है, फिलोसफी है। और ये शुड की मैंने कुछ वजाहत कर दी है कि मैं ये जो लॉजिक जो है ना उसके साथ शुड ही है, तभी तो ये साइंस में नहीं हो सकता। और शुड होने की वजह बहुत सारी होती रही हैं, इसमें 3-4 वजह में लिखी हैं, अभी इसके समय में एक लिख सकता हूँ कि ये चॉइस नहीं है कि आप करें, और ना इस डाटा की ज़रूरत है। और अगर कोई डाटा इकट्ठा कर ले कि कितने लोग 2 और 3 4 को मानते हैं, 2 जमा 3 5 को मानते हैं कि नहीं मानते, इस डाटा का कोई इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि मानना चाहिए। अच्छा, एक बात यह है कि साइंटिफिक रिजल्ट तो तब्दील हो सकते हैं, लेकिन लॉजिक महज वक्त गुजरने की वजह से या नई ऑब्जर्वेशन की वजह से चेंज नहीं हो सकता। ये भी लॉजिक और मैथमेटिक्स में फ़र्क है। और जो जो सॉरी लॉजिक और साइंस में फ़र्क है।
और साइंस के बारे में मैंने बताया कि साइंस में साथ ऑब्जर्वेशन के साथ कोहेरेंस या कंसिस्टेंसी भी जरूरी है, तो ये मैंने बताया। और साथ लॉजिक की कुछ टेक्निकलिटीज थी, मेजर माइनर प्राइमरी कंक्लूजन वगैरह, वो भी मैंने बताई। तो यही है। तो बहुत लेक्चर के देखने का शुक्रिया। तो यहाँ ख़त्म होता है लेक्चर।